नमस्कार। मैं इन दिनों बंगाल में एसआईआर को लेकर माहौल क्या है जानने के लिए आया हूं और मेरे बंगाल प्रवास के दौरान ही बिहार में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आई एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। आपने देखा नीतीश कुमार के साथ साथ वहां मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े लोग एनडीए के तमाम नेता देश भर के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और बिहार का जिस तरह का जनमत था इस शपथ ग्रहण को लेकर पटना की सड़कों पर बड़ा उत्साह और उमंग देखने को भी मिला। तेजस्वी यादव जो बुरी तरह चुनाव हारे हैं, उन्होंने ट्वीट करके नीतीश कुमार को और उनके मंत्रियों को बधाई दी और बिहार के विकास के लिए सहयोग करने की बात भी कही। लेकिन आज बिहार के मंत्री परिषद की शपथ के साथ ही वर्तमान भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जो मुद्दा है उसकी आखिरी अर्थी भी उठ गई और ये मुद्दा मेरी समझ से अब की राजनीति में हमेशा के लिए दफन हो गया। अब हमें अब कोई नया रहनुमा, कोई नया चेहरा अब कभी आए या ना आए, जिसकी उम्मीद भी मुझे तो बहुत कम लगती है कि इस मुद्दे में फिर जान फूंक पाएगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप किसी एक तरफ के खेमे में हैं और एक ही तरह की या एक खेमे की बात सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। लेकिन आप देश की राजनीति के बारे में एक विमर्श चाहते हैं, ऐसे मुद्दे जिन पर हमको और आपको चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। तो अगर ऐसे मुद्दों पर मैं सामने रख रहा हूं, आपके अपने विचार भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को भी सुनिए, उस पर विचार कीजिए, मेरी बातों से सहमत हो ना हो। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबी लोकतंत्र की होनी चाहिए कि एक आदमी की भी अगर आवाज आपके खिलाफ है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। सबसे बड़ा पैमाना यही है। तो इसलिए किसी एक तरफ की ही बात सुनने के आदी हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऐसे वीडियो हजारों की संख्या में लोग रोज पोस्ट करते हैं जो आपके दिल को सुकून, दिमाग को आराम देता है। आप उन्हीं को सुनिए और उन्हीं पर चर्चा कीजिए, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मैं एक अलग बात करना चाहता हूं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे ने आज आखिरी अर्थी उठ गई वर्तमान भारतीय राजनीति में से। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केदारनाथ सिंह प्रख्यात लेखक लिखते हैं कि लेखक को अपनी रचनाओं में कुछ गड्ढे छोड़ देने चाहिए। पाठक समय काल परिस्थितियों के हिसाब से उन गड्ढों को भरता रहे। इसी तरह और उसी तर्ज पर मैं आज के इस कार्यक्रम में सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मैं किसी और का नाम, किसी नेता का नहीं लूंगा। दिन भर आप फोन पर रहते ही हैं, दिन भर आपको सारी जानकारियां रहती ही हैं, तो आप अपने हिसाब से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में वो नाम भर लीजिएगा। बात यह कह रहा हूं कि इस देश को आज के 10-12 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देश के सामने आए थे तो एक ताजी और नई हवा का झोंका था। प्रधानमंत्री मंच से जब परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे तो लगता था कि एक ऐसा शख्स जिसके अंदर एक इकबाल है, जो जनता के समर्थन से एक शानदार और प्रखर नेतृत्व दे रहा है। अभी तक गुजरात में महदूद थे, अब वो राष्ट्रीय स्तर पर आकर के खुली चुनौती दे रहे हैं कि भारत की राजनीति से वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये जो दो दंश हैं, वो उनको खत्म कर देंगे। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अपने सर आंखों पर इसलिए ही बैठाया था कि 15 वर्षों के तथाकथित क्या लालू राज, जंगल राज जिसे कहा गया, उससे मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले।
नीतीश कुमार ने अपनी पूरी जिंदगी व्यक्तिगत ईमानदारी और परिवारवाद से कोई समझौता नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया। अभी तक जो चीजें उनके सामने हैं, उनके परिवार को देख लिए, परिवार के किसी सदस्य को बढ़ाने का प्रधानमंत्री पर कोई आरोप कभी से नहीं लगा। और इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई भी सवाल नहीं उठा। बहुत बड़ा मौका था इन दो चेहरों के पास। ऐसा जनमत बिहार में मिला था कि ये जो चाहते वो करते, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां हैं। बिहार में जिन लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली, उनमें से 8 मंत्री ऐसे हैं जो किसी नेता के बेटे हैं, किसी नेता की पत्नी है, किसी नेता के भाई हैं। उसमें से आधा दर्जन के करीब मंत्री ऐसे हैं जिनके हाल के दिनों में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर मैं कहता हूं। और आज ये सब लोग शपथ ग्रहण कर रहे थे और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री तालियां बजा रहे थे एक ही मंच पर। मौका था देश को, समाज को एक संदेश देने का, लेकिन लगा ऐसा कि वो जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे, उन्हें पुरस्कार स्वरूप मंत्री पद दिया जा रहा है। तो देश में अब भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करना बेमानी है। केवल भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात विपक्ष के नेताओं पर की जाए, यह बेमानी है। उम्मीद तो इन्हीं दो नेताओं से थी जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, अपने सार्वजनिक जिंदगी में यह दिखाया था। लेकिन जाते नीतीश कुमार की 25 से 30 वाली यह सरकार, नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया। उनके जिन मंत्रियों पर आरोप लगे, जिन नेताओं पर लगे, उन्होंने पर कतरने में देरी नहीं की थी, बहुत करीबी लोगों के साथ भी। लेकिन हाल के दिनों में बिहार का आम आदमी कहता है कि यह बिहार की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी जो अभी गई है, मतलब फिर आ गई। भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पर खूब बढ़ा है और आरोप उनके मंत्रियों पे क्या क्या लगे थे, उनका किसी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी इतनी चर्चा में है। देश के पत्रकारिता जगत में, मीडिया में, पत्र पत्रिकाओं में सत्ताधारी लोगों के खिलाफ या लोगों के भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर करने की प्रथा और परंपरा तो खत्म ही हो गई। अब यह अपेक्षा करना कि कोई पत्र पत्रिका, कोई समाचार समूह सत्ताधारी या सत्ता पक्ष की पार्टी के भ्रष्टाचारों को उजागर कर देगा, नामुमकिन सा लगता है। जो ट्रैक रिकॉर्ड है जैसा चल रहा है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि चाणक्य कह गए थे कि हो सकता है कि मछली जल की बगैर हवा में तैरने लग जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दरबार और दरबारी भ्रष्टाचार न करें। तो ऐसा तो है नहीं कि देश में बिल्कुल राम राज्य स्थापित हो गया और पिछले 11 वर्षों में जहां जहां भी सत्ता, एनडीए या बीजेपी या विपक्ष जिसकी भी है, वहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे होंगे। हैरत तो तब होती है कि लोकसभा चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल चले गए और वो एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां, पता नहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या नहीं, किसी ने लिखित तौर पर सीबीआई और ईडी को शिकायत दी थी कि नहीं। एक जो मामला उठा था वो वित्त मंत्रालय और उसमें जो है फायदा पहुंचाने के लिए अनियमितता को लेकर सरकार का था। अरविंद केजरीवाल का हमेशा से आरोप रहता है कि उनके जो सरकारी अधिकारी थे उनके खिलाफ थे। बहरहाल उनके ऊपर आरोप लगा, एजेंसियों ने जांच की, पूछताछ की, उनको जेल भेजा। हेमंत सोरेन पर आरोप लगा, एजेंसियों ने जांच की, उनको जेल भेजा, हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया। वो जब भी, लेकिन बताइए इतने बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया गया, राजनीतिक विरोधियों द्वारा ही किया गया हो, इस देश की किसी जांच एजेंसी ने उसका संज्ञान लिया? क्या विपक्ष की सरकारों के जो जहां विपक्ष की सरकारें हैं, अगर इसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए तो क्या ऐसी ही कुंभकर्णी नींद में वो एजेंसियां रहेंगी सेंट्रल,
जो इन मामलों में थी। महाराष्ट्र में जो लोग भी यूपीए में थे, खास करके वो 70,000 करोड़ की नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, मेरे शब्द नहीं है, उसके जितने नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुकदमे थे और सेंट्रल एजेंसियों के राडार पे आने के बाद जेल की दहलीज तक जो नेता पहुंच गए थे, या जो नेता 2-2, 2.5 साल जेल में रहे थे, एनडीए की तरफ पाला बदलने ही वो फिर माननीय हो गया। वो सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच या तो रुक गई, या तो बंद हो गई, या तो शिथिल कर दी गई। शिथिल कर दी गई या हो गई, और वो सारे लोग अब सत्ता में हैं और उन्हीं उसी तरह की भूमिका में है जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। ये तो अच्छा रिवाज चला, जिन पे आरोप लगा उन पे जांच बैठाओ, फिर वो आपकी तरफ आए, फिर काम खत्म हो जाए। जिन जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे आप उनको टिकट दो और इसके बाद उनको फिर से मंत्री बना दो और फिर वो उसी के साथ रहे। तो कहां है भ्रष्टाचार? किसी के ऊपर आरोप लगे और दोबारा उसे मंत्री बनाया जाए तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसका नेतृत्व उसके ऊपर लगे आरोपों को सही नहीं मानता है और वो जज है बिना जांच के, बिना किसी चीज के। और इससे यह भी मैसेज जाता है कि तुम्हारे आरोप लगा देने से हम अपने लोगों को, चाहे वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहे। कोई कार्रवाई नहीं। हां, अगर वो विपक्ष में जाएंगे तो इस फाइल का इस्तेमाल हो सकता है, कभी हमें छोड़ के जाएं तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। परिवारवाद की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, इस देश में बिहार और उत्तर, खैर हर जगह है, लेकिन तभी मैं 2 जगह की बात ये कर रहा हूं। काशीराम ने मुलायम सिंह यादव से प्लेन में कहा था कि मुलायम सिंह दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह, और इस बात का जिक्र चंद्रशेखर जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने मुलायम सिंह से कहा कि मुलायम सिंह, जब तक तुम जो है चंद्रशेखर जी के साथ सचपा में रहोगे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश का पिछड़ा तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेगा। तुम्हें एक पार्टी खुद बनानी चाहिए और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। पिछड़ों का नेता बनने के लिए पिछड़े को आगे आना पड़ेगा, दलित का नेता बनने के लिए दलित को आगे आना पड़ेगा। पिछड़े तभी आपके साथ आएंगे। यह फार्मूला उन्होंने दिया था। और काशीराम ही इस देश में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जातियों की अलग अलग पहचान को, जितना मैंने पढ़ा है, उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में बड़ा स्टेट है, जातियों को उन्होंने जिस हिसाब से देखा और जो प्रयोग किया था, काशीराम को मैं बहुत अलग तरह का उनका मॉडस ऑपरेंडी थी, बहुत अलग तरह का समाज को समझने की शक्ति थी। और आज ये सारे लोग जो आपको सत्ता में दिखाई दे रहे हैं, उस वर्ग के लोग, उन सबको काशीराम का ऋणी होना चाहिए। काशीराम ने, जैसे यूपी में आप ले लीजिए, उन्होंने सब छोटी छोटी जातियों के, आज जितने संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, जितने लोग भी हैं, वो सब काशीराम की ही स्कूल से निकले। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में तो गजब हो गया। पटेलों की एक पार्टी है, सोनेलाल पटेल जी ने बनाई थी, बड़ी मेहनत की थी उन्होंने। सोनेलाल पटेल जी ने वो पार्टी बनाई थी, उसको पटेलों की पार्टी यानी कुर्मियों की पार्टी उत्तर प्रदेश में कहा गया। जहां जहां कुर्मी वोटों की संख्या ज्यादा है, गठबंधन में वो सीटें उनको मिल जाती हैं। वो दूसरी जाति के लोगों को और भी आरोप लगते हैं, उधर टिकट जाता है और टिकट चुनावी जीत मिलती है। पत्नी दिल्ली में मंत्री है और पति उत्तर प्रदेश में मंत्री है। संजय निषाद खुद मंत्री हैं, उनके बेटे सांसद हैं। ओम प्रकाश राजभर खुद मंत्री हैं, उनके बेटे ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी विधानसभा का चुनाव होगा तो हो सकता है वो भी लड़े। वो राजभरों की पार्टी है, वो निषादों की पार्टी है। बिहार में माझी की पार्टी, माझी समुदाय के लोगों का नाम लेकर के माझी का वोट जहां जहां है वो सीटों पर, कुशवाहा जी ने कुशवाहा सीटें जहां जहां है उस पर दावा ठोका लिया। और
जो विधायक चुन के दोनों पार्टियों में आए, 6 में से 5, उनमें से किसी को मंत्री लायक नहीं समझा गया। उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। वो केंद्र में मंत्री ऑलरेडी है, हो सकता है कुशवाहा जी भी केंद्र में मंत्री बन जाए। बाप उधर मंत्री, बेटे यहां मंत्री। जो विधायक जीत के आए वो कोई मंत्री लायक नहीं। तो इसलिए पहली बात तो ये। दूसरी बात, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को तो इतना मिला, और महिलाओं के कोटे से भी जो मंत्री बनी है उसमें एक मंत्री, उनके माता पिता दोनों सांसद रहे हैं। बहरहाल ये मेरा ऐतराज नहीं है। मैं एक दूसरी बात कहने के लिए बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भारत की राजनीति से वैचारिक प्रतिबद्धता और विचारधारा वाली राजनीति तो पहले ही खत्म हो गई। अब वो तो बात ही नहीं रही। चाल, चरित्र, चेहरा, एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो राजनीति की एक धारा निकाली थी और जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक खड़ा किया था, वो कार्यकर्ता हाशिए पर खड़े होकर दूसरी पार्टी से आयातित लोगों का अपनी ही सरकार में दमखम, बहुत मूक, बहुत उदास, बहुत शांत होकर देख रहे हैं। शायद इस तरह सत्ता के लिए समझौते की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल जी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। बहरहाल अब सत्ता है, सत्ता अपने साथ बुराइयों को लेकर के आती है। बहुत सारे लोग इस मान्यता के हैं कि जो बुराइयां सत्ता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में इतने वर्षों तक राज करने के बाद आई, राज का यही सिलसिला बीजेपी का भी लंबा रहा, तो बीजेपी कहती थी कि उसे कांग्रेस मुक्त भारत करना है। बीजेपी ही कांग्रेस मुक्त भारत करने की बजाय कांग्रेस युक्त हो जाएगी। हो ही रही है, आप देख ही लीजिए। सेंटर में भी मंत्रियों को देख लीजिए, उनके चेहरे देख लीजिए, किन पार्टियों से आए थे। तो और सुन लीजिए, हाँ, आरोप हमारे लगाए हुए नहीं, हमने जिनसे उम्मीद की थी उन्हीं के आरोप लगाए हुए हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला भी तो आपने ही सुना होगा, वो तो किसी का है नहीं। वो भी संकेत मिलने लगे हैं कि केरल चुनाव से पहले इधर ही आने वाले, पता नहीं आएंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं, संकेत मिलने लगे। तो मूल बात यह है कि राजनीतिक विचारधारा की और प्रतिबद्धता की राजनीति तो पहले ही खत्म हो गई। अब इस देश का जो नौजवान है, जो राजनीति में आने के लिए बहुत आतुर है, और ऐसा हो सकता है कि उसे टेलीविजन चैनल पर प्रवक्ता बना के भेज दिया जाए और बहुत मुखर तरीके से वो अपनी बात रखे, मगर वो राजनीति, इतनी बड़ी पार्टियों में सबको इंगेज करना ही है कि इसको कहीं लगाना किसी ने। लेकिन अगर आप युवा नेता बनने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो विचार त्याग देना चाहिए। अब राजनीतिक कार्यकर्ता जिसके पिता, जिसका भाई, जिसकी माँ, जिसके दादाजी या जिसके नाना जी का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो एक सामान्य घर के युवा का राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक दल में काम करके आगे बढ़ना दिनों दिन असंभव होता जा रहा है। बिहार के मंत्रियों की लिस्ट से कुछ सकारात्मक संदेश भी मिले हैं, लेकिन यह संदेश बड़ा मिला है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर आरोप क्या है क्या नहीं है। नेताओं के बेटे, नेताओं के रिश्तेदारों को बिना चुनाव लड़ाया भी मंत्री बनाया जा सकता है। नेता का बेटा मंत्री, उसी नेता की बहू विधायक, उसी नेता की समधन विधायक, नेता की पत्नी को चुनाव चिन्ह वही नेता देता है।
उसकी पार्टी से 5 विधायक जीत करके आते हैं, वो 5 मंत्री नहीं बनते, एक ऐसा उसका बेटा बनता है जो कि किसी सदन का सदस्य नहीं है। तो वो होता है ना, हमारे आपके यहां जो डॉक्टर्स बड़े बड़े नर्सिंग होम खोल देते हैं, फिर उसके बाद नर्सिंग होम खोलने के बाद अगर उनका बेटा पढ़ने में नहीं अच्छा है तो वो मोटी फीस दे करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, फिर वो बहू डॉक्टर खोजते हैं और फिर वो इंतजाम करते हैं कि वो बेटा और बहू उसी में आकर के बैठे और उसके नर्सिंग होम को चलाए। मरीजों पर डॉक्टर थोप दिया जाता है। अब उस डॉक्टर के अंदर हो ना हो, कुछ दिन तक रहते 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 व्यवस्था बन जाती है, नर्सिंग होम चलता रहता है। तो जनता पर अब नेता थोपे जाने लगे। तो युवा नेताओं के लिए मुझे लगता है, और खास करके अगर वो गरीब है, गुदड़ी में लाल तो हमेशा हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि आगे कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो रे ऑफ होप, उम्मीद की कोई किरण नहीं है, मगर मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो लगता है कि अब भाई छात्र संघों में चुनाव खत्म ही हो गया, धरना विरोध प्रदर्शन खत्म ही हो गया, कहीं कोई बात कहने की है नहीं, राजनीतिक विचारधारा के बारे में लोगों का ज्ञान शून्य से भी नीचे जा रहा है। अभी एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा कि तेजस्वी यादव ने ओवैसी को वामपंथी कह दिया। अब बताइए, एक समय में और पूरी दुनिया में अभी भी वामपंथ एक विचारधारा है, और वो एक ऐसी विचारधारा है जो कहा जाता था कि जवानी में अपने कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी डेज में जो लड़का वामपंथ से प्रभावित नहीं होगा तो शायद उसके दिलो दिमाग पर, मतलब उसका समाज और राजनीति को समझने का जो दिमाग है उस पर शंका है। ऐसी बातें कही जाती थी। अटल जी भी अपने शुरुआती दिनों में वामपंथी ही थे, बहुत सारे लोग। अब वामपंथ किसको कहते हैं, उसकी विचारधारा क्या है, वो समाज के बारे में क्या सोचता है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोचता है, वो शासन पद्धति के बारे में क्या सोचता है, वो एक विचारधारा है। दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद एक विचारधारा है, समाजवाद एक विचारधारा है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे समाजवाद बहुत पसंद है तो इसका यह मतलब थोड़ी नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी जो समाजवाद के नाम पर रखी गई तो समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जिससे प्रभावित हुए बिना आप नहीं रह सकते, जिसके अंदर समानता का भाव होगा। और इस देश में सारे समाजवादी जो शुरुआत में हैं, आचार्य नरेंद्र देव को देख लीजिए, चंद्रशेखर जी को देख लीजिए, राम मनोहर लोहिया को देख लीजिए, जेपी को देख लीजिए, क्या वो पिछड़े वर्ग से सब आते थे? और क्या जाति के आधार पर वो समाजवाद की बात करते थे? नो, सबको समान अवसर मूल बात है। तो विचारधारा की तो बात ही खत्म हो गई, समझ के लेवल पर भी मामला खत्म हो गया। और सबसे आखिरी बात, आश्चर्य या दुख या अचरज, मतलब अचरज इस बात पर है कि अब हम पर और आप पर इसका कोई असर भी नहीं पड़ रहा। हम इसके आदी हो चुके हैं, हम सवाल उठाना भी छोड़ चुके हैं, सवाल उठाने वाले पर सवाल उठाने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। या समाज में धन और सत्ता पाना किसी भी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, कैसे भी, या तो पाना या उनके करीब रहना, यह प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती जा रही है जिसमें नैतिकता, जिसमें विमर्श, जिसमें फैसला लेना, यह सब खत्म होता जा रहा है। अंत में एक बात फिर, अंत में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की ने भी कहा है और मेरी भी ये राय है, अब मौका आ चुका है नीतीश कुमार और नरेंद्र, अब ये जो हुआ सो हुआ। ये तो नीतीश कुमार और मोदी जी के पास ये पूरा वक्त था कि पोस्टमार्टम करते, बहरहाल उनका फैसला है, मगर एक चीज और वो कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। जिस तरह का बहुमत है और जिस तरह की ये दोनों नेता हैं, एक उम्मीद मैं रखता हूं कि सांसदों और विधायकों का ये जो फंड है
इसको खत्म कर दिया जाए। मेरे बहुत सारे मित्र सांसद हैं और विधायक हैं, उन्हें इस बात से खराब लगेगा, लेकिन सांसदों और विधायकों का जो फंड करोड़ों रुपए का है सालाना, हालांकि सरकारें कम करने के, अटल जी ने 1 लाख से 2 करोड़ किया था, मनमोहन सिंह ने 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया, तो ये फंड भी बंद होना चाहिए। और राजनीति के प्रति पैसा कमाने के नजरिया या इसको एक व्यापार या व्यवसाय के तौर पर लिए जाने की प्रवृत्ति जो समाज में तेजी से बढ़ रही है और नेताओं के करीब पहुंच करके पैसे वाले बनने की प्रवृत्ति जो पहुंच रही है, ये बहुत खतरनाक है। और अगर ऐसा ही रहा तो देश के आम आदमी का इंटरेस्ट चुनाव से ज्यादा राजनीति में कुछ भी नहीं बचेगा। नमस्कार।